प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुचित्रा सिंह, प्राध्यापक वाणिज्य, आज आपके साथ ऋण पत्रों का निर्गम एवं मोचन की श्रृंखला में भाग 1 के अंतर्गत ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे किया जाता है, ऋण पत्रों का निर्गम क्या है, इसके बारे में जानेंगे और लेखांकन व्यवहार करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि ऋण पत्र होते क्या हैं। ऋण पत्र एक लिखित विपत्र हैं, यानी ये लिखित में होते हैं, जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। ऋण पत्र, हम इसको दूसरे शब्दों में समझें कि कंपनी को वित्त की आवश्यकता है। कंपनी के पास दो विकल्प है कि कंपनी या तो वित्त जुटाने के लिए अंश का आवंटन कर सकती है या कंपनी उधार ले सकती है, ऋण। तो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के पास दो विकल्प हैं। पहला, जनता को अंश के लिए आमंत्रित कर सकती है कि हमारी कंपनी में आप अंश खरीदो, या फिर वो जनता से उधार ले सकती है, ऋण ले सकती है, और ऋण लेने के बदले कंपनी उनको ऋण पत्र आवंटित कर सकती है। तो कंपनी या तो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को अंश के द्वारा या ऋण पत्रों के द्वारा इकट्ठा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तुलना करके देखें तो जो अंशधारी हैं उन्हें लाभ का हिस्सा मिलता है, जिसे हम जानते हैं लाभांश है। लेकिन ऋण पत्र जो है ये एक तरीके से हमारे लेनदार हैं, यानी हमने मतलब कंपनी ने इनसे पैसा उधार लिया है, और जब ऋण पत्र जारी करती है कंपनी तो कंपनी बताती है कि ये हम आपको ऋण पत्र दे रहे हैं, इसकी एक विशेष अवधि है, एक विशिष्ट अवधि के लिए जारी कर रहे हैं, मान ले 5 साल 7 साल, तो इसका मतलब 5 साल के बाद 7 साल के बाद ये पैसा कंपनी को लौटाना होगा। इसलिए ये कंपनी की पूंजी नहीं है, ये कंपनी के लेनदार हैं, जबकि अंश जो है वो कंपनी में अंशधारियों द्वारा लगाई गई पूंजी है। अब क्योंकि ये जो अंश खरीदते हैं वो कंपनी के स्वामी हैं, लेकिन ये कंपनी के स्वामी नहीं है, ये कंपनी के लेनदार हैं। तो कंपनी स्वामियों को लाभ का हिस्सा देती है, लाभांश देती है, लेकिन लेनदार है, एक तरीके से हम इनसे उधार ले रहे हैं, तो इनको कंपनी उधार पर ब्याज देती है। यहाँ अंशधारियों को लाभ का हिस्सा मिलेगा, अगर लाभ होगा तो मिलेगा, लेकिन ऋण पत्रधारियों को कंपनी को ब्याज देना ही देना होगा। कंपनी को लाभ हो या हानि हो, दोनों स्थिति में कंपनी ऋण पत्रधारियों को ब्याज देगी। तो हम यहाँ समझें कि ऋण पत्र एक लिखित विपत्र है और यह कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है, यानी कि ये कंपनी का ऋण है, उधार है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? ऋण पत्र तो आएंगे ही, ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड, कई बार कंपनी बॉन्ड भी जारी करती है, तो बॉन्ड का भी लेखांकन व्यवहार बिल्कुल ऋण पत्रों की तरह होता है। बॉन्ड तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं ऋण पत्र में, जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों पर एक प्रभार संगठित कर सकती हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर जनता ऋण दे रही है कंपनी को, तो वो चाहेगी कि यहाँ ये कंपनी जो ऋण पत्र जारी कर रही है वो कुछ ना कुछ गिरवी के रूप में रखे, वरना कैसे मालूम पड़ेगा कि कंपनी 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जिस साल के लिए वो ऋण पत्र जारी कर रही है वो उसका भुगतान कर देगी। ब्याज तो सालाना देगी कंपनी, वार्षिक ब्याज तो कंपनी देगी इन पर, लेकिन 5 साल के बाद कंपनी इस पैसे को लेनदार को वापस करेगी, ऋण पत्र जो उसने जारी किए थे उसके बदले में। तो यहाँ जनता ये चाहती है कि कुछ ना कुछ तो प्रभार दिया जाए। क्या गारंटी है कि कंपनी 5 साल बाद उसका पैसा वापस कर देगी? तो कंपनी प्रभार देती है। प्रभार का मतलब गिरवी रखना, जिसको कह सकते हैं कि कंपनी ये कहती है कि अगर 5 साल बाद हम आपका पैसा वापस नहीं कर पाए तो आप किसी कंपनी प्रभार जो दे सकती है वो किसी विशिष्ट संपत्ति के अगेंस्ट दे सकती है, या फिर कोई भी संपत्ति, किसी पर भी कंपनी की जो भी परिसंपत्ति है
उनमें से किसी भी परिसंपत्ति पर प्रभार दे सकती है। प्रभार का मतलब 5 साल के बाद अगर कंपनी ने इनका पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी कहती है हमारी ये विशिष्ट परिसंपत्ति मान लेते हैं मशीन, कि अगर हमने 5 साल बाद आपका पैसा नहीं दिया तो इस मशीन को आप बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेंगे। तो ये प्रभार देना ज़रूरी है, जिसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो कंपनी जब डिवेंचर्स यानी ऋण पत्र जारी करती है तो प्रभार होता है, और प्रभार किस पर होता है? परिसंपत्ति पर। अगर किसी विशिष्ट परिसंपत्ति पर भी हो सकता है और किसी कोई भी संपत्ति पर हो सकता है, लेकिन प्रभार है। लेकिन कई अच्छी कंपनियां हैं और लोग उसके खरीदना चाहते हैं ऋण पत्र, तो उस स्थिति में कंपनी प्रभार नहीं भी देती। दोनों तरीके हो सकते हैं, पर आमतौर पर कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो प्रभार देती है। इसी के साथ कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो ब्याज कितना देगी, इसका निर्धारण भी कंपनी जिस टाइम आवंटन करती है, निर्गमित करती है, उसी समय बता देती है, और जितना ब्याज देना है वो इसके आगे लगा देती है। यानी 10% ऋण पत्र का मतलब है कंपनी इन ऋण पत्रधारियों को 10% की ब्याज देगी। 12% ऋण पत्र का मतलब है कंपनी इन ऋण पत्रधारियों को 12% का वार्षिक ब्याज देगी, और 5 साल के बाद इन ऋण पत्रों को कंपनी मोचन कर सकती है। जितना टाइम दिया है, जितना समय दिया है, 5 साल का समय दिया है, तो 5 साल के बाद कंपनी ये पैसा लौटा देगी। और जब पैसा लौटाते हैं कंपनी तो उसको हम कहते हैं ऋण पत्रों का मोचन, जिसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो ऋण पत्रों का मोचन भी हो सकता है और वो होगा 5 साल के बाद। तो हम ऋण पत्र समझ गए। इसके बाद हम ऋण पत्रों के प्रकार समझे। कितने तरह के प्रकार हो सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यानी कंपनी जब आपको ऋण पत्र जारी कर रही है तो किसी विशिष्ट संपत्ति के प्रभार के तौर पर आपको सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर हम आपका ये राशि नहीं दे पाए तो ये हमारी सुरक्षित जो हमने परिसंपत्ति रखी है, आप इससे अपना ऋण पूरा कर सकते हैं। तो अगर कंपनी किसी विशिष्ट परिसंपत्ति की सुरक्षा के नज़रिए से ऋण पत्र जारी करती है तो उसे हम सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। और अगर अच्छी कंपनी है, लोग उस कंपनी के ऋण पत्र खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उस पर अच्छा ब्याज मिल रहा है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि कंपनी ऋण पत्र जारी करते हुए किसी परिसंपत्ति को प्रभार के रूप में ना दे, तो उन ऋण पत्रों को हम असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। अवधि के दृष्टिकोण से कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो ये बता देती है कि हम आपको 5 साल के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, या हम 7 साल के बाद वापस कर देंगे, या हम 12 साल के बाद वापस कर देंगे। तो अवधि अगर बता देती है तो वो हमारे कहलाते हैं मोचनीय ऋण पत्र। अब कभी कभी कंपनी ये कहती है कि हम कंपनी के जीवन काल में आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, हम आपका पैसा वापस करेंगे अगर कंपनी का विघटन होता है तो उस स्थिति में ये अमोचनीय ऋण पत्र होंगे। लेकिन कंपनी जब भी ऋण पत्र जारी करती है तो ये ऋण पत्रधारी यानी कि जो निवेश करता है उसको बताती है कि आपका ऋण पत्र का कौन सा प्रकार है। परिवर्तनीयता के दृष्टिकोण से अब कई बार ऋण पत्र तो एक तरीके से कंपनी के उधार हैं, और जो कंपनी के अंश खरीदते हैं वो कंपनी के अंशधारी, कंपनी के अंशधारियों को लाभांश मिलता है जबकि ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। अब अगर मैंने किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीदे और मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति ने कंपनी के अंश खरीदे, अंशधारी बने और उसे लाभांश मिल रहा है, मुझे 10% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन अंशधारी को पहले साल कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि कंपनी को लाभ हुआ ही नहीं तो उसे लाभांश नहीं मिला। 5 साल के बाद अगर देखें तो मेरा ऋण पत्र पर ब्याज 10% ही है, लेकिन 5 साल में कंपनी ने अच्छा लाभ कमा लिया और अब जो अंशधारी हैं उसे 20% का लाभांश मिला। अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने ऋण पत्र क्यों खरीदे, मैंने अंश क्यों नहीं खरीद लिए। तो अब मैं देखती हूँ कि अगर मेरे ऋण पत्रों पर परिवर्तनीय प्रकार लिखा है तो, और कंपनी ये एक मौका देती है ऋण पत्रधारियों को कि आप अपने ऋण पत्रों को अंश में परिवर्तन करा सकते हैं, तो फिर मैं उनको परिवर्तित करा सकती हूँ। तो वो ऋण पत्र जिनको कंपनी
जारी करने के टाइम पर ही बता देती है कि आपके जो ऋण पत्र हैं परिवर्तनीय हैं, यानी आगे मौका मिला और कंपनी ने आपको मौका दिया तो आप अपने ऋण पत्रों को अंश पत्र में परिवर्तन करा सकते हैं। और अगर ऐसा मेरे ऋण पत्र में नहीं लिखा तो फिर मैं परिवर्तन नहीं करा सकती। अब यहाँ पर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय में एक और अंतर हम परिवर्तनीय में भी कर सकते हैं कि अगर मेरे जो ऋण पत्र हैं उन पे लिखा है कि आप सारे ऋण पत्रों को परिवर्तित नहीं करा सकते, तो फिर वो आंशिक रूप से परिवर्तित करा सकते हैं या फिर पूर्ण रूप से परिवर्तित करा सकते हैं। पंजीकरण के दृष्टिकोण से कंपनी जब आपको ऋण पत्र जारी कर रही है उस टाइम बताती है कि भाई आप कंपनी के ऋण पत्रधारी हैं और आपका नाम हमने अपने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, रजिस्टर्ड कर लिया आपके नाम से। अब ये जो ऋण पत्र हैं आप किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते। अगर आप इन ऋण पत्रों को किसी को हस्तांतरित करेंगे तो आपको एक समझौता बनाना पड़ेगा। तो अगर कंपनी ने अपने पास आपके ऋण पत्र आपके नाम से रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो आप उसे किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते। ऐसे ऋण पत्र पंजीकृत होंगे और अगर कंपनी ने अपनी कंपनी में आपके नाम से ऋण पत्रों को पंजीकृत नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, तो फिर वो ऋण पत्र वाहक ऋण पत्र हैं जिसे आप किसी और को हस्तांतरित कर सकते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार में अगला भाग है कूपन दर के दस्ते। अब यहाँ पर जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है तो 10% ऋण पत्र लिखा, ये कूपन दर है। जो 10% है ये कूपन दर है, 12% जो है ये कूपन दर है। अब कई बार कंपनी जब बॉन्ड जारी करती है तो बॉन्ड जारी करते हुए कंपनी ब्याज का प्रतिशत नहीं बताती। कंपनी कहती है हमारा बॉन्ड है 5,000 रुपये का, जब हम जारी कर रहे हैं तो आपको हम जारी करेंगे 3,600 रुपये में और 5 साल बाद जब इसका म्याद पूरी होगी तो हम आपको पूरा 5,000 रुपये देंगे। तो यहाँ जो जारी की हुई राशि और जो उसका अंकित मूल्य है बॉन्ड का, इन दोनों का जो अंतर है वो ब्याज होगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने बॉन्ड जारी करते हुए ब्याज का प्रतिशत नहीं बताया। तो ऐसे केस में जब ब्याज का प्रतिशत नहीं बताया हुआ होता तो उसे हम बोलते हैं जीरो कूपन या शून्य कूपन दर ऋण पत्र। और जब ब्याज की दर बता दी जाती है 10%, 12%, 15%, तो उसे हम बोलते हैं विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र। अब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गम कैसे कर सकती है? बिल्कुल अंशों की तरह ही कंपनी ऋण पत्रों का निर्गम करती है, यानी प्रविवरण पत्र से जनता को आमंत्रित करती है, फिर जनता से राशि इकट्ठा करती है। अब वो राशि कंपनी कैसे इकट्ठा करेगी? किस्तों पे भी कर सकती है और पूरी राशि एक साथ भी ले सकती है। मान लेते हैं एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य है 100 रुपये, कंपनी कहती है 100 रुपये एक साथ दे दो, और अगर चाहे तो वो कंपनी 100 रुपये को अलग अलग किस्तों पे भी ले सकती है, बिल्कुल अंशों की तरह कि आवेदन के समय दे दो 25 रुपये, जब आपको आवंटन किया जाएगा ऋण पत्रों का तब आप दे दो 30 रुपये, प्रथम मांग पर दे दो 25 रुपये और बाकी का बचा हुआ अंतिम मांग पर दे दो। ऐसा कंपनी मांग सकती है और 100 रुपये पूरा एक साथ भी मांग सकती है। तो बिल्कुल जिस तरह से अंशों का आवंटन किया गया, अंशों का निर्गमन किया गया, वैसी ही लेखांकन व्यवहार है यहाँ पर। अब ये 100 रुपये कंपनी 100 रुपये पर भी कम निर्गमन कर सकती है। कंपनी की स्थिति अच्छी है, कंपनी 100 रुपये की जगह 125 रुपये पर निर्गमन कर सकती है, जिसे हम बोलेंगे प्रीमियम पर निर्गमन किया। और कंपनी चाहे तो 90 रुपये पर भी निर्गमन कर सकती है, यानी अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं हो सकते लेकिन ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित हो सकते हैं। तो 100 रुपये सम मूल्य है उसका, 100 रुपये से ज़्यादा यानी कि प्रीमियम पर, अधिलाभ पर आप निर्गमन कर रहे हैं, और अगर अंकित मूल्य से कम पर कर रहे हैं तो आप बट्टे पर कर रहे हैं। तो ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हो सकता है। तो सम मूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर कुछ लेखांकन व्यवहार समझते हैं। अगर कंपनी 100 रुपये का ऋण पत्र 100 रुपये में ही देती है और किश्तों में नहीं लेती है, तो हमारी जो लेखांकन व्यवहार में प्रविष्टि होगी बिल्कुल अंशों के निर्गमन की तरह। बैंक खाता, नाम, सारा पैसा एक साथ ले रही है कंपनी, इसलिए ऋण पत्र पर आप ले रही हैं तो ऋण पत्र। आवेदन, वहां भी बात की थी कि अगर पूरा पैसा एक साथ लेते हैं तो आवेदन नहीं, आवेदन तथा आवंटन खाता खोलेंगे। और यहां हम बात कर देंगे कि हम 100 रुपये पे बात कर रहे हैं, तो बैंक खाते में 100 रुपये आएंगे, अंश आवंटन खाते में। पहली प्रविष्टि। दूसरी प्रविष्टि, ये आपका जो खाता है ये पूर्ण रूप से परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऋण पत्रों का आवंटन करेंगे ये खाता बंद हो जाएगा। तो इस खाते को, जब आप आवंटन कर रहे हैं, इस खाते को बंद कर दें। ऋण पत्र, आवेदन तथा आवंटन खाता 100 रुपये से यहां ले लेते हैं हम प्रीमियम पर 125 रुपये हम ले रहे थे, यानी कि 100 जमा 25 रुपये, और हम बट्टे पर, जो मैंने अभी आपके साथ बात की थी, यहाँ हम प्रविष्टि के लिए जगह बना लेते हैं। तो 100 रुपये आपने लिए, ऋण पत्र आवेदन खाता जो है 100 रुपये से बंद हुआ, और ये राशि आप हस्तांतरित कर देंगे ऋण पत्र खाता। अब यहां देखेंगे फर्क, वहां हम लिखते थे अंश पूंजी खाता। अब क्योंकि ये ऋण पत्र आपके ऋण हैं, पूंजी नहीं है, इसलिए इसके साथ ऋण पत्र पूंजी खाता नहीं लगाएंगे। वहां हम लगा रहे थे अंश पूंजी खाता, यहां लगाएंगे सिर्फ ऋण पत्र खाता 100 रुपये से। 100 रुपये लिए, ऋण पत्र जारी कर दिए, हमारी प्रविष्टि पूरी हो गई। अब अगर कंपनी प्रीमियम पर ऋण पत्रों को जारी करती है, तो अब 100 की जगह कितना पैसा आएगा कंपनी के पास? 125 रुपये। अब कंपनी ने आपसे लिए तो 125 रुपये, लेकिन कंपनी का ऋण पत्र तो 100 रुपये का है। जितने का अंकित मूल्य है ऋण पत्र खाता में उतनी ही राशि जाएगी, ना उससे कम जाएगी ना उससे ज्यादा जाएगी। तो ऋण पत्र खाते में 100 रुपये। अब जो 25 रुपये कंपनी ने आपसे फालतू लिए, अतिरिक्त लिए, आप उसके लिए अंश में भी समझ चुके हैं, प्रतिभूति अधिलाभ आरक्षित खाता या प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। तो 100 रुपये ऋण पत्र खाते में गए और 25 रुपये प्रीमियम खाते में गए। तीसरी स्थिति में अगर आप 90 रुपये पर आवंटन कर रहे हैं, 90 रुपये मांग रहे हैं, तो अब आपको 100 रुपये 125 रुपये नहीं, अब आपको मिलेंगे 90 रुपये। यानी बैंक खाता, नाम, ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन खाता 90 रुपये। तो यहाँ ऋण पत्र और आवंटन खाता ये 90 रुपये से हुआ। ऋण पत्र खाता 100 रुपये का ऋण पत्र है, 100 रुपये का ऋण पत्र कंपनी 90 रुपये में दे रही है, तो कंपनी 10 रुपये का नुकसान ले रही है। जो नुकसान लेगी वो यहां पर दिखाएगी। यहां पर बट्टा ऋण पत्र आवंटन पर बट्टा कितने रुपए का? 10 रुपये का बट्टा। उस केस में ये नहीं आएगा। तो मैंने तीनों को एक साथ समझा दिया कि अगर आप 100 रुपये का ऋण पत्र 100 रुपये में जारी कर रहे हैं तो बैंक खाता, ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन खाता। अगर 125 का जारी कर रहे हैं, 125, यहाँ तो बात समझ आती है। बात यहाँ पर है, ऋण पत्र आवेदन तथा आवंटन खाता 100 रुपये से नाम हुआ था, 100 रुपये से यहाँ पर जमा हुआ था, यहाँ नाम हो गया। अब 100 रुपये का 100 रुपये ऋण पत्र खाते में जाएगा, क्योंकि ऋण पत्र है 100 रुपये का। यहाँ पर आवेदन आवंटन खाते में 125 रुपये है, लेकिन इस 125 को आप ऋण पत्र खाते में नहीं हस्तांतरित कर सकते, ऋण पत्र तो 100 रुपये का है। तो यहाँ 100 रुपये और जो 25 रुपये आप फालतू ले रहे हैं, अतिरिक्त ले रहे हैं, वो प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता में।
इसके विपरीत अगर आप बट्टे पर निर्गमन कर रहे हैं तो फिर आपके पास 90 रुपये आए। इस 90 रुपये, लेकिन आप ऋण पत्र तो 100 रुपये का दे रहे हैं, उसको 10 रुपये का नुकसान कंपनी उठा रही है, हानि जो हो रही है उसको कंपनी क्या करती है, नाम करेगी। इसलिए ऋण पत्र आवंटन पर जो बट्टा है वो नाम हो जाएगा। 10 रुपये से 90 रुपये, 10 रुपये और ये 100 रुपये। इस तरह से कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। इसी के साथ दूसरे में जो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है, ये भी बिल्कुल अंशों की तरह ही है कि कंपनी परिसंपत्ति खरीदती है और परिसंपत्ति का भुगतान रोकड़ में ना करके उसकी जगह कंपनी उनको ऋण पत्र जारी कर देती है। तो प्रविष्टियां बिल्कुल उसी तरीके से होंगी। अगर आप परिसंपत्ति खरीद रहे हैं तो आपकी परिसंपत्ति खाता नाम होगा, क्योंकि आपकी संपत्ति कंपनी की बढ़ रही है। और किससे खरीद रहे हैं, वो जो विक्रेता है उसका नाम आ जाएगा, विक्रेता खाता से। मान लें आपने 4 लाख की संपत्ति खरीदी, 4 लाख का वो आपका विक्रेता बन गया। अब इस 4 लाख को आप विक्रेता को भुगतान करेंगे, विक्रेता खाता नाम। आप चाहें, आपके पास अगर है तो आप रोकड़ से भी उसका भुगतान कर सकते हैं। मान लेते हैं 4 लाख आपका वो विक्रेता था, आपने कहा भाई ऐसा करो 1 लाख तो हमसे रोकड़ ले लो, तो 1 लाख तो रोकड़ खाते से आपने भुगतान कर दिया और बाकी के 3 लाख जो बचे उसका आपने उनको ऋण पत्र जारी कर दिए। तो यहां पर प्रतिशत ऋण पत्र, जब भी ऋण पत्र आप जारी करेंगे उसका प्रतिशत लिखना जरूरी है। अगर प्रश्न में ब्याज की दर गिवन है 8%, 9%, 10%, तो आप वो लिखेंगे 10% ऋण पत्र खाते से। 4 लाख में से 1 लाख दे दिया, बाकी के आपने 3 लाख के उसको ऋण पत्र जारी कर दिए। यहां भी जो ऋण पत्र हैं 3 तरह से जारी हो सकते हैं, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। अब आपको 3 लाख का भुगतान करना है और आप कह रहे हैं 3 लाख आप 100 रुपए के हिसाब से आपको ऋण पत्र जारी करेंगे, तो ये प्रविष्टि ठीक हो गई। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको ऋण पत्र जो है वो प्रीमियम पर जारी करते हैं, यानी कि आपके जो एक ऋण पत्र का मूल्य है वो 120 रुपए। तो यहां पर आप संख्या निकाल लेंगे, जितनी संख्या आपने ऋण पत्र जारी किए हैं उसको 100 से गुणा करेंगे तो ऋण पत्र खाते से, और अगर आप उसको 20 रुपए से गुणा करेंगे तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जाएंगे। प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाता। जो भी नंबर आएगा यहां पर, अगर आप उसे बट्टे पर जारी करते हैं तो 3 लाख, और अगर आपने बट्टे पे जारी किया है 90 रुपए से, तो यहां भाग करके आप निकालेंगे। उस परिस्थिति में यहां पर 10% ऋण पत्र खाते में तो जो आपका गुणा करके आया उसको 100 से गुणा करके ऋण पत्र खाते में डालेंगे, और अब यहां पर नाम पक्ष में आ जाएगा ऋण पत्र खाते पर, ऋण पत्र आवंटन पर बट्टा, जैसा मैंने पहली स्थिति में समझाया था। ऋण पत्र आवंटन पर बट्टा खाता, और यहां पर 10 रुपए गुणा में जितने आप जारी करेंगे ऋण पत्र। तो ये हो गया रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन। तीसरा है, ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी कर सकती है एक और तरीके से, और वो है ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। यहाँ सिंपल सा एक हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं कंपनी ने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का। अब
आपने ऋण लिया है बैंक से 20 लाख रुपए का, बैंक पूछता है कि आप गिरवी क्या रखेंगे, और कंपनी कहती है हमारी ये एक मशीन है, हम इसको गिरवी रखते हैं। अब बैंक कहता है कि ये पूर्णतः नहीं है। क्यों? पूर्ण रूप से हम इसका भुगतान नहीं ले सकते, क्योंकि मशीन पर हाथ भी लगेगा, और ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ये मशीन उतनी ही दाम में बिक जाए, तो कम में भी बिक सकती है, इसलिए मुझे अतिरिक्त आप प्रभार देंगे और अतिरिक्त हम प्रतिभूति देंगे। तो जब एक कंपनी बैंक से अथवा वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ संपार्श्विक प्रतिभूति को प्राथमिक प्रतिभूति की तुलना में अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी कि 20 लाख के लोन के लिए जो मशीन आपने दी है वो तो है प्रतिभूति, उसके अलावा आपको और भी कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और उस गिरवी ना रखने की वजह से आप क्या करते हैं, उस केस में ऋण पत्र जारी कर देते हैं। इसके लिए कंपनी कुछ परिसंपत्तियों को ऋण प्राप्ति के लिए बंधक अथवा गिरवी रख सकती है, किंतु ऋणदाता अधिक परिसंपत्तियों के लिए आग्रह करता है, तो इस स्थिति में कंपनी संपत्तियों को गिरवी रखने के बजाय बिना पैसे लिए हुए उन्हें और ऋण पत्र जारी कर देती हैं। तो हम संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी अंशों ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं। समझे उसे एक उदाहरण से। कंपनी ने बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया तो ऋण लेने की हमारी प्रविष्टि होगी बैंक खाता, नाम, जो भी आपने ऋण लिया है ऋण खाता से। मान लेते हैं बैंक से हमने ऋण लिया 20 लाख रुपए का, और कंपनी ने ऋण लेते हुए एक परिसंपत्ति गिरवी पर रखी जिसको बंधक बना लिया, लेकिन बैंक उससे संतुष्ट नहीं है। बैंक कहता है नहीं, इसके अलावा भी आप कुछ और गिरवी या बंधक रखो। तो कंपनी कहती है कि ठीक है, हम बिना आपसे पैसे लिए हुए ऋण पत्र आपको दे देते हैं, आप तब तक अपने पास रखेंगे जब तक हम आपका ऋण का भुगतान ना कर दें, और जैसे ही हम आपके दिए हुए ऋण का भुगतान करेंगे ये ऋण पत्र कंपनी को आप वापस कर देंगे। बैंक से ऐसी बात हुई, तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, चलो हम बिना पैसे लिए हुए बैंक को ऋण पत्र जारी कर देते हैं। अब कंपनी यहाँ पर दो तरीके से काम कर सकती है, या तो कोई प्रविष्टि ना करे, उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की, और सीधा उसे तुलन पत्रिका में दिखा दिया। और दूसरा केस है कि प्रविष्टि करेगी। उस प्रविष्टि में क्या करेगी? ऋण पत्र उचंती खाता, नाम, और क्योंकि ऋण पत्र जारी कर रही है कंपनी की देयता है, सो ऋण पत्र खाते से। अब यहां पर कंपनी ने जो ऋण पत्र जारी किए अतिरिक्त बंधक के रूप में, मान लेते हैं वो 10 लाख के किए, हो सकता है 10 लाख के किए, दोनों की सहमति से हुआ। 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, दोनों की सहमति से। तो दो स्थिति हैं, या तो कंपनी कोई प्रविष्टि ना करे, उस स्थिति में सीधा तुलन पत्रिका में इसका जिक्र किया जाएगा, इसका हम तुलन पत्रिका में विवरण दे देंगे, या फिर हम दूसरी ये प्रविष्टि करें, तुलन पत्रिका में उस स्थिति में भी दिखाएंगे, लेकिन दोनों के दर्शाने की स्थिति अलग अलग होगी। तो अगर आप यहाँ पर ऋण पत्र जारी कर रहे हैं संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए, तो या तो कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे, या प्रविष्टि करेंगे तो पहली प्रविष्टि ऋण लेने की और दूसरी प्रविष्टि ऋण पत्रों को जारी करने की, तो दो प्रविष्टियां करेंगे। तो उम्मीद कर रही हूँ, आशा करती हूँ कि यहाँ पर ऋण पत्रों का निर्गम तीनों स्थितियों में आपको समझ आ गया होगा। 3 तरह से, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर, या रोकड़ के लिए, या अतिरिक्त प्रतिफल के लिए, या ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में। तो इस आशा के साथ कि इस पर आप और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।